हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि अगर वाक्य इंपरेटिव है तो कैसे उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। अब कुछ विशेष नियम हम देखेंगे। मान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स इसमें देखेंगे और ये देखने के बाद फिर हम लोग कुछ और विशेष नियम देखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स से आप लेते हैं, प्लीज कॉल द डॉक्टर। प्लीज कॉल द डॉक्टर, कृपया डॉक्टर को बुलाइए। तो वाक्य में मैंने बताया था कल कि अगर वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आएगा तो वाक्य से क्या व्यक्त होगा? निवेदन व्यक्त होगा। तो हम क्या करेंगे, जब प्लीज या काइंडली होगा वाक्य से निवेदन का भाव होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग पहले करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक, इस प्लीज या काइंडली को हटा देंगे और आई हुई क्रिया को इन्फिनिटिव में बदल देंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है? क्रिया से पहले क्या लगा देंगे? टू कॉल द डॉक्टर। ठीक, इस तरीके से गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द डॉक्टर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डू नॉट गो आउट इनटू द सन। डू नॉट गो आउट इनटू द सन, बाहर धूप में मत जाओ। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तो सलाह दे रहा है कि बाहर धूप में मत जाओ, तो हम क्या करेंगे, जब सलाह का भाव व्यक्त होगा तो यू आर एडवाइज्ड। इससे क्या प्रकट हो रहा है? सलाह। और यहाँ क्या प्रकट हो रहा था? निवेदन। ठीक, तो सलाह व्यक्त होगा तो यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, यू आर एडवाइज्ड। ठीक, जब डू नॉट शुरू होगा तो उसको हम नॉट टू में बदल देते हैं, तो यहाँ पे नॉट टू हो जाएगा। नॉट टू सीधे वाक्य के शेष भाग को लिख देंगे जहां से क्रिया शुरू होगी, गो आउट इनटू द सन। ऐसे बना दें। या तो मना कर रहा है बाहर धूप में जाने से तो हम फॉरबिडन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब किसी नियम क्या है, जब किसी वाक्य से किसी कार्य को न करने अथवा मना करने का भाव व्यक्त होगा तो हम फॉरबिडन का भी प्रयोग करेंगे। जैसे कि डू नॉट मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे भी है डू नॉट गो आउट इनटू द सन। तो यहाँ कैसे बनाएंगे? या तो ऐसे बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन। ठीक, जब फॉरबिडन का प्रयोग कर देंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, डू नॉट केवल टू में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस छिपा रहता है, नकारात्मक अर्थ रहता है, इसलिए नॉट का प्रयोग अलग से नहीं करेंगे। तो यू आर फॉरबिडन टू गो आउट इनटू द सन। इस तरीके से बना लेंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डू योर ड्यूटी विथ ऑनेस्टी। विथ ऑनेस्टी, डू योर ड्यूटी विथ ऑनेस्टी। तो वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है? सलाह प्रकट हो रहा है, तो हम यू आर एडवाइज्ड इस क्रिया से पहले क्या लगा देंगे? टू, क्रिया को इन्फिनिटिव बदल देंगे तो डू से पहले टू हो जाएगा, टू डू, पूरे वाक्य को आगे जोड़ के ले देंगे, योर ड्यूटी विथ ऑनेस्टी, इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ विशेष नियम। जैसे मान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई अस्पष्ट सब्जेक्ट हो, है ना। अस्पष्ट सब्जेक्ट का मतलब अस्पष्ट सब्जेक्ट, जैसे इसमें समवन, somebody, everyone या तो पीपल का प्रयोग हो। ये अस्पष्ट मतलब इससे किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में ज्ञान नहीं होता है। जब दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का कर्ता कोई अस्पष्ट सब्जेक्ट हो, अस्पष्ट मतलब सब्जेक्ट के रूप में या तो समवन का प्रयोग हो, या तो somebody का प्रयोग हो, या तो everyone का प्रयोग हो,
या तो पीपल का प्रयोग हो। तो ऐसे वाक्य को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, मतलब बाई का प्रयोग करके इनको नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्टेन नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बताता। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, someone stole my watch yesterday। जैसे someone stole my watch yesterday मतलब किसी ने कल मेरी घड़ी चुरा ली। ठीक, किसी ने कल मेरी घड़ी चुरा ली। तो किसी ने चुराया, लेकिन कौन चुराया ज्ञात नहीं है। इससे किसी निश्चित सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं होता, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में ज्ञान नहीं होता, कोई जानकारी नहीं मिलती। अर्थात जब वाक्य में एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबॉडी, एनीवन, पीपल का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस इन सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। जैसे समवन स्टोल माई वॉच yesterday, कल किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो अब क्या करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ये वाक्य क्या है यहाँ पे, माई वॉच ऑब्जेक्ट के रूप में माई वॉच हो गया। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है तो आज का प्रयोग करेंगे, माई वॉच वाज स्टोलन। ठीक, yesterday बाई प्लस समवन नहीं लिखेंगे। ठीक, इसको नहीं लिखा जाता है तो हो जाएगा माई वॉच आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसको रखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी तो वॉच का प्रयोग कर देंगे। ठीक, फिर क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। पैसिव वॉइस में क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है तो स्टोलन का प्रयोग हो जाएगा। फिर जो चीजें शेष है उसको जोड़कर लिख देंगे। बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, समवन। तो इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, नॉट क्लियर है, अस्पष्ट नहीं है कि कौन चुराया, तो ऐसी स्थिति में हम उसको पैसिव बनाते समय नहीं लिखते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। स्पीक इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश। अब टेंस लिखेंगे, टेंस की जानकारी होनी चाहिए। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हम सहायक क्रिया रखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, इज का प्रयोग कर देंगे और क्रिया जाएगी थर्ड फॉर्म में, इंग्लिश इज स्पोकन। फिर जो चीजें शेष है आगे जोड़ के लिख देंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, someone helped me, someone helped me, किसी ने मेरी सहायता की। तो अब सब्जेक्ट पहले रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में तो मी है तो आई का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो किसका प्रयोग करेंगे, आई वाज हो गया, आई वाज, और एक क्रिया जाएगी थर्ड फॉर्म में, आई वाज हेल्प्ड। ठीक, यहाँ तक हो गया, बाई समवन नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल इसमें करते हैं। पीपल वर डेकोरेटिंग द हॉल, इस तरीके से पीपल वर डेकोरेटिंग द हॉल, लोग हॉल को सजा रहे थे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है आपका द हॉल, हॉल आपका सिंगुलर है, वाज का प्रयोग कर देंगे। ये कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, जब कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, हॉल वाज बीइंग। अब क्रिया जाएगी थर्ड फॉर्म में, डेकोरेटेड, हॉल वाज बीइंग डेकोरेटेड। ठीक, अंत में फुल स्टॉप। बाई का प्रयोग करके पीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि पीपल क्या है, इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, अनिश्चित है।
हाँ, जब सब्जेक्ट निश्चित नहीं होगा, अस्पष्ट होगा, नॉट क्लियर होगा, लोग कौन से जा रहे थे, लोग से, लोग कौन थे, हु वर दे, नहीं पता, तब ऐसी स्थिति में उसको नहीं लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल, पीपल caught the thief in the darkness। पीपल caught the thief in the dark, लोगों ने चोर को अंधेरे में पकड़ लिया। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है आपका द thief, आपका सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग कर देंगे, इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है, काट हो जाएगा, द thief was caught, ठीक, इन द डार्कनेस। इसमें भी देख रहे हैं सब्जेक्ट पीपल दिया है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। someone sings the song in the room, someone sings the song in the room, कोई गीत कमरे में गाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, द सॉन्ग, इज का प्रयोग कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, द सॉन्ग इज, सिंग संग संग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संग, द सॉन्ग इज संग इन द रूम, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स में आता है, कुछ क्रियाएं होती हैं, मान लेते हैं वाक्य में क्रिया के रूप में नो का प्रयोग हो या फिर कहता है वर्ड ऑब्लाइज, हाँ, तो इनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। जब ऐसे वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय का प्रयोग नहीं करते, मतलब जब वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में नो या ऑब्लाइज का प्रयोग होता है तो पैसिव बनाते समय इनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नो यू, है ना, जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो यू का नॉमिनेटिव केस भी होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, और क्रिया जाएगी थर्ड फॉर्म में नोन, यू आर नोन, फिर यहाँ पे टू का प्रयोग कर देंगे, आई की चेंज करेंगे जब ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मीन्स, यू आर नोन टू मी। वास्तव में इस तरीके से प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे जब वाक्य में मुख्य वर्ब के रूप में ऑब्लाइज या नो का प्रयोग होता है तो पैसिव बनाते समय हम बाय के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं कि वाक्य में सरप्राइज का प्रयोग है, सरप्राइज, केवल एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं, सरप्राइज का प्रयोग है, तब हम बाय का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे योर बिहेवियर, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तुम्हारे व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, मी हो जाएगा, इसका नॉमिनेटिव केस आई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम जब चेंज करेंगे पैसिव में तो इसके साथ सहायक क्रिया लेंगे तो क्या होगा, वाज हो जाएगा, आई वाज, और इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, आई वाज सरप्राइज्ड। अब बाय नहीं लगाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एट, क्योंकि वर्ब क्या दिया है, सरप्राइज्ड, एट, फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, एट योर बिहेवियर, तो हो जाएगा आपका आई वाज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, हम नोट्स भेजेंगे कुछ समय बाद, उसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।